अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज एक नए दिन का नया शो लेके आप सबके लिए हाजिर हो गए। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आज का दिन आपके लिए बहुत 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 अच्छा और कोई बरकतों वाला साबित होगा। और अपने लिए भी यही उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा शो भी अच्छा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आज का बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज बड़ी वाइब्रेंट सी एक शेफ़ मौजूद है। अच्छा, आज जो है वो होम शेफ़ नहीं है, ये जो शेफ़ हैं ये एक बड़े नामी ग्रामी होटल में हेड शेफ़ हैं। तो वो क्या बनाएंगे आज, वो अभी हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ दो बहुत मज़ेदार मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम जो बातें करेंगे वो बहुत रेलेवेंट है। हमें एहसास नहीं होता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जब से ये साइकोलॉजिकल टर्म्स पता लगने लगे हैं तो मुझे अपने अंदर भी 10,000 प्रॉब्लम्स और बीमारियां पता चला। अच्छा, मेरी जो ये हरकत है इसका ये नाम है, या ये जो मेरे अब्बा ये हरकत करते हैं तो ये नाम है। तो मुझे सब लोग ही साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार लगने लगे। तो आज जो एक डिस्कशन है, आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे ये तो हमारे सबके घरों में होता है, तो इसका मतलब हम सब ज़हनी मरीज़ हैं। तो वो भी मैं नहीं बता रही, वो मैं बात बताऊँगी। अच्छा, कहते हैं कि एक इंसान ना दिन में कोई 300 से 500 आई थिंक फ़ैसले लेता है, या शायद ज़्यादा है। एक जगह मैं पढ़ी थी 1000 फ़ैसले लेता है। चाहे वो जो फ़ैसले होते हैं वो ये फ़ैसले नहीं होते बड़े बड़े फ़ैसले कि वोट किसको देना है, या घर कहाँ बनाना है, या वेकेशंस पे कहाँ जाना है। छोटे छोटे फ़ैसले, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। जैसे सुबह उठ के मेरा ही फ़ैसला होता है आज मैं क्या पहनूं, अच्छा मैं स्वेटर पहनूं नहीं पहनूं, शूज़ कौन से पहनूं। छोटे छोटे फ़ैसले, चाय पी के निकलूँ या स्टूडियो जाके चाय का कप मांगूं। सारा दिन हम फ़ैसले लेते रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि आपका किसी भी शख्स का पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी फ़ैसला लेता है उस पॉजिटिविटी की लाइट में लेता है। एक तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, दूसरा उसका अवेयर होना और इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम फ़ैसले उसकी ज़िंदगी का कोर्स डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल हमारे एक गेस्ट आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि रात को 3 बजे पता नहीं 2 बजे उन्होंने चने खा लिए थे। छोटा सा फ़ैसला उनका कि उनको भूख लगी, उन्होंने सोचा चना खा लूँ, और उसके बाद शी लैंडेड इन द हॉस्पिटल। तो हमारे तमाम फ़ैसले हमारी ज़िंदगी को आगे हमारी ज़िंदगी का कोर्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। दो ऐसे फ़ैसले हैं, आमतौर पे इंसान उल्टे पुल्टे फ़ैसले करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। इवन अगर आपने शादी भी कहीं गड़बड़ कर ली है तो आप ही फंसते हैं। लेकिन दो ऐसे फ़ैसले हैं मेरे मुशाहिदे के मुताबिक, जो कि लेते इंसान अपने जज्बात की वजह से हैं, मगर आपका पूरा ख़ानदान न सिर्फ अफेक्ट होता है, सालों उस स्टिग्मा के साथ जीता है। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है या जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है वो ये कि दो मतलब बड़े अजीब फ़ैसले हैं जिनको मुझे कहते हुए भी मैं सभी अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी करूँगी क्योंकि मैंने शुरू कर दिया। एक है कि जब लड़कियाँ या लड़के किसी से इश्क में पागल हो जाते हैं और माँ बाप नहीं मानते तो वो घर से भाग जाने का फ़ैसला करते हैं, जिसमें उस वक्त तो लगता है कि ये बेहतरीन फ़ैसला है, अब्बा नहीं मान रहे या अम्मा नहीं मान रही या हमारे यहाँ ये मतलब जो भी बात है। लेकिन बाद में क्या होता है कि आपका ये जो फ़ैसला है ये आपके लिए ज़िंदगी भर का एक टैबू बन जाता है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फ़ैमिली के लिए। और दूसरा फ़ैसला होता है हालात से तंग आके मायूस होकर ख़ुदकशी का फ़ैसला। ये जो ख़ुदकशी है ये कहने को तो सिर्फ उस इंसान का पर्सनल मामला होता है या वो ख़ुद इतना मायूस होता है, लेकिन ये जो फ़ैसला होता है ना ये आपकी पूरी फैमिली वालों की पूरी ज़िंदगी को मुतासर करता है। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने जान पहचान में होते हुए देखी हैं। हमारी एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या समाई, उसको किससे इश्क मोहब्बत हो गया था। वन फाइन डे में पता चला वो घर से भाग गई है। पढ़ी लिखी फैमिली, दोनों पेरेंट्स उसके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे। हम कहते नहीं जाहिल लोग होते हैं, उनके इस तरह की चीज़ें होती है। जवानी और जवानी का इश्क आपसे वो काम करवा देता है जो बाद में जब पलट के देखते हैं आप कहते हैं मैं पागल था। तो जब वो घर से भाग गई तो जो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी एक इज़्ज़त बनाई थी अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, यकीन करें वो सर उठा के नहीं जी सकते थे। और बाद में खैर बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ये फ़ैसला जो आपका ज़ाती फ़ैसला है वो कितने उसके दूर रस नताइज हैं। तो अगर आप यंग हैं, जोश है अभी आपके पास और इश्क हुआ है कहीं खुदारा, कभी भी आप ये इस तरह का कोई भोंडा फ़ैसला मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी अपनी इज़्ज़त भी जाए और आपके पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी लोगों के आगे सर न उठा पाएँ। दूसरा जो ख़ुदकशी की मैं बात कर रही हूँ, ये जो वक्ती होता है ना कि मैं शदीद मायूस हूँ मैं ख़ुदकशी कर लूँ, आपके प्यारे कभी भी हील नहीं हो पाते, कभी रिकवर नहीं हो पाते इस तकलीफ़ सिचुएशन से। तो ये दोनों इंतहाई सेल्फिश हरकतें। आप जब भी इस किस्म का फ़ैसला करने लगें तो आप जहन में रखिए कि जो हमारी फ़ैमिली है, ये फ़ैसला सिर्फ मेरी हद तक, मेरी ज़ात तक नहीं है। मेरे इस स्टूपिड किस्म के डिसीजन से मैं
पूरे ख़ानदान को अपनी ज़िंदगी भर के लिए तबाह कर दूँगा। इज़्ज़त भी जाएगी और बातें भी बनेंगी और मेरे फैमिली वाले इस ट्रॉमा से हील नहीं हो सकते। तो कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, किसी से भी इश्क हो जाए, कितना भी कर्जा है जिसमें आप डूबे हुए, कभी किसी के साथ भागिएगा नहीं, और दूसरा कभी भी खुदकशी मत करें। एक तो वैसे ही हराम है हमारे मज़हब में, दूसरा इट हैज़ डीपर इम्पैक्ट देन हम सोचते हैं। तो काफ़ी सीरियस मेरे जहन में। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ यंगस्टर्स से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार रिमाइंडर्स आर ऑलवेज गुड। मायूसी बहुत बहुत आम हो गई है, जिससे पूछो फ्रस्ट्रेटेड है, जिससे पूछो वो कोई ना कोई अपना प्रॉब्लम्स को रो रहा है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप यकीन करें हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक फ़ेज़ होता है। मेरी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़े तूफ़ान भी आया, मैं पलट के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं बहुत सीरियस ले रही थी, वो इतनी सीरियस चीज़ ही नहीं थी। व्हेनेवर आई लुक बैक एंड आई रियलाइज़ कि वो जो तूफ़ान मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, उसमें से अल्लाह ने मुझे कैसे निकाला और आज मैं आपके सामने हूँ। हर एक की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, हर हम सब की लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अगर अब आप पीछे पलट के देखें तो आपको समझ आएगी कि यार, या वो वाक़या जो मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रहा था वो कुछ भी नहीं था, या वो इश्क जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता था, बाद में होता है कि अच्छा ही हुआ वहाँ शादी नहीं हुई, तो पागल सा आदमी था, या कोई ऐसा बड़ा मसला जिस वक्त आपको लग रहा हो कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या इस शख्स के बगैर मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी, या ये अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया चलती रहती है, वक्ती तकलीफ़ आती है, आप उसको झेल जाइए, अल्लाह ताला को सहारा बनाइए और यकीन रखिए कि आगे आने वाला बेहतरीन वक्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अब मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं किचन में जाऊँगी और मैं देखूँगी कि किचन में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अभी मैं डॉक्टर सना से एक बात कर रही थी, इसीलिए थोड़ा सा मैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई थी। एक आध हमारी, मैं नहीं कहती कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हमें जब तक साइकोलॉजिकल टर्म्स का नहीं पता था, हमें लगता था हम बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। जब हमें पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा ये कोई सिंड्रोम है या ये कोई कंडीशन होती है, तो एहसास हुआ कि हमारे अंदर कितने सारे नफ्सियाती मसाइल मौजूद हैं और हमें उनका पता ही नहीं होता। एक तरह से अच्छा भी हुआ कि साइकोलॉजिस्ट बहुत अब हमें नज़र आने लगे हैं टीवी पे, या आम तौर पे जैसे एज ए स्पीकर नज़र आने लगे हैं, तो हमें अपने बारे में पता एहसास होना शुरू हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर गलत हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह की एक आदत है जो हमने नॉर्म समझ के इग्नोर कर दिया, वो है होर्डिंग। होर्डिंग क्या होती है? आपके घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा, जब कोई तार का टुकड़ा मिलता होगा, आप कहते होंगे कि अब्बू मैं ही फेंक दूँ, नहीं शायद ये काम आ जाए, और उसको रख देंगे। या कोई और अक्सर लोगों के घर में ना या तो डिब्बा होता है या कोई पूरा स्टोर होता है जो कि भरा हुआ होता है चीज़ों से जो कि 50 साल से इस्तेमाल नहीं हुई होती, लेकिन उन्हें फेंकना नहीं है। घी के पुराने डब्बे, अच्छा बेच दो भाई, कुछ पैसे ही आ जाएं। पुरानी किताबें, कीलें, वो हो गया क्या, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, टूट जाने के बाद बचा हुआ टुकड़ा, हर चीज़ इन्हें रखनी होती है। फटे हुए जूतों से लेके पुरानी कोई शॉल से लेके कोई चीज़ फेंकनी नहीं होती। ऐसे लोगों के किचन के कैबिनेट्स भी भरे हुए होते हैं, ऐसे लोगों के स्टोर रूम्स भी भरे हुए होते हैं, पलंग के नीचे भी सामान टसा हुआ होता है, और इनकी चीज़ें उबल उबल के घर से बाहर निकल रही होती हैं, मगर उन्हें फेंकना नहीं होता। क्या वजह है कि ये होर्डिंग, हालांकि कुछ लोग बहुत सफाई पसंद होते हैं, उनकी बेडशीट एकदम साफ़ होती है, पर पलंग के नीचे सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो ये होर्डिंग क्या एक बीमारी है तो इसका क्या रीज़न्स होती हैं, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वाकई हमारी मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज करती है, ये मेंटल हेल्थ की वजह से ये लोगों पे असरअंदाज कर रही है। तो ये बड़ा यूनिक सा मौजू है। इस पर बात करने के लिए मैंने हमारे एक साइकोलॉजिस्ट उनको मधु किया, पहले भी इन्हें प्रोग्राम में देख चुके हैं, आज मैं फिर आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, डॉक्टर सना हुसैन। कैसी हैं? बस मुस्कुराती रहोगी सर। यार बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सना, पहले तो आप बड़ी आज ब्राइट कलर पहन के आई हैं। आज हमारी जो शेफ़ आई हुई हैं वो भी बहुत ब्राइट है, आज आप भी ब्राइट है, मैं ही एक बिल्कुल नहीं आज मेरा स्कार्फ बहुत ब्राइट है, मैच हो रहा मेरे कपड़ों से। यस। क्या हाल है सना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लुकिंग नाइस, थैंक यू एंड दिस कलर सूट्स यू। अच्छा सना, आपके घर में कोई ना कोई है ऐसा जो कि चीज़ें फेंक नहीं रहा है? हम सबके घर में होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये होर्डिंग डिसऑर्डर कब बनता है। अच्छा मुझे बात बताइए कि जो होर्डिंग है ये असल में ये है कि बस चीज़ें ना फेंकना और जमा करते रहना, जो कि फेंकने लायक चीज़ें, ये एक डिसऑर्डर है?
अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? अच्छा, होर्डिंग के अंदर हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी हमने जमा करते गए, क्लटर होता गया होता गया होता गया और इस हद तक हो गया कि आपके अपने रहने के लिए भी जगह नहीं बची और आपकी मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी डेली लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती हैं और आप अपने ही घर के अंदर जो है सही तरीके से चल फिर नहीं सकते क्योंकि आपने इतना सामान जमा कर लिया। तो ये उस वक्त तक जो है वो उस वक्त होता है, लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक कमरा उसके लिए रखा है तो वो डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, कि आपको पता है कि आपने ऑर्गेनाइज वे के अंदर उस चीज़ों को रखा है। अच्छा, एक बात सना, आपने कहा ना कि इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि चलने की जगह नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का घर ऐसा है कि उसने बड़ा घर है मगर उन्होंने अपने कैबिनेट्स इतनी चीज़ों से भर ली हैं कि अब मसाले रखने की जगह नहीं हो रही, या स्टोर रूम में इतना आयमा शान चीज़ें मौजूद हैं कि नॉर्मल चीज़ें रखने की जगह नहीं है, तो ये डिसऑर्डर बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर हुआ? देखो, ये इसके अंदर साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं और दूसरे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कंपल्सिव बाइंग, राइट, कि हम बगैर सोचे समझे चीज़ों को जूतों का ढेर लगा लिया है, या तो या इसके पीछे रीज़न होता है। हमें ये देखना है कि हमारी क्या एक स्पेसिफिक चीज़ को हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या रवैया है। या तो हम कंपल्सिव बाइंग की वजह से करें, वो भी हमारे किसी न किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ट्रिगर कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से होर्डिंग डेवलप हो सकती है, राइट। लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि हम चीज़ों को जमा क्यों कर रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस, होर्डिंग में और कलेक्टिंग में डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको चीज़ों का शौक है और आप एक कलेक्टर हैं, ये डिफरेंट है फ्रॉम होर्डिंग। ओके, आप पहले होर्डिंग डिस्क्राइब कीजिए फिर। होर्डिंग के अंदर आपके क्या होता है कि आपके जो है, आप जो भी चीज़ें जमा कर रहे हैं उसके साथ आपकी इमोशनल सिग्निफिकेंस तो है, इमोशनल अटैचमेंट तो है, लेकिन साथ साथ आप उसके अंदर इम्पल्सिव होते हैं, राइट। आप जो भी चीज़ें जमा कर रहे हैं, इम्पल्सिव एक्यूमुलेशन ऑफ आइटम्स है, राइट। साथ साथ उसके अंदर आप उसको प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज वे के अंदर चीजें होती हैं, आपको पता है जमा तो करनी है लेकिन वो इधर फैली हुई है, क्लटर्ड है, राइट, फैलान हुई भी है। यस, तो फैलान जो है वो डिसऑर्डर का पता दे रही है, फैलान, ठीक है, जिसके अंदर आपकी सब चीज़ें, और फिर ये इस फैलान की वजह से, इस क्लटर की वजह से आपकी डेली लाइफ में जो है वो डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग खराब होती जा रही है, और जिसकी वजह से आपको एम्बेरसमेंट भी होती है कि कोई आपके घर ना आए, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, घर गंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, घर गंदा पड़ा हुआ है, और घर गंदा पड़ा हुआ है तो कोई और भी आपके घर नहीं आना चाहेगा कि भाई उनके घर में तो ना बैठा जा रहा है। और इवन जब होर्डिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको उनके घर से स्मेल आना भी शुरू होती है, ठीक है ना। सो इस तरह की चीज़ें होती है तो कोई और आपके घर आना पसंद भी नहीं करेगा, कबाड़ बन गया आपका घर, बिल्कुल, दैट इज डिसऑर्डर, यस, राइट। अब कलेक्टर में क्या होता है कि आप देखो, कलेक्ट हम क्यों करते हैं चीज़ें, हम वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिसमें या तो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है, या हमारी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, या कल्चरल या हिस्टोरिकल चीज़ें हम जमा करते हैं, ठीक है, कॉइन्स हो गए, या कोई भी चीज़, या फिर आप कहते हैं सुवेनियर्स डिफरेंट कंट्रीज के, आपने जो है वो तमाम चीज़ों को जमा करना शुरू किया। लेकिन उसके अंदर आप जब जो कलेक्टर होता है वो चीज़ों को जो है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है, और वो अपनी चीज़ों को दूसरों को दिखा के प्राउड फील करेगा, अच्छा लगेगा उसको, बल्कि चाहेगा कि मेहमान आए, उसको देखें, उसका कलेक्शन को देखें और तारीफ मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले। जबकि होर्डिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसको ये वाली चीज़ कोई ना आए, किसी को ना पता चले कि उसके साथ ये वाली चीज़ें हो रही है, राइट। अच्छा, होर्डर के लिए ये मुश्किल होती है कि वो चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर सकता। अगर तो किसी ने उसको कहा कि भाई आपने फेंक दो ये चीज़ें, पे ये लड़ने लग जाएंगे और चीज़ पे, क्योंकि वो उन चीज़ों की सराउंडिंग के अंदर इमोशनली सिक्योर और अटैच फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, राइट। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इस तरह के लोग वाकई हमारी फैमिली में भी होते हैं कि अगर ये कोई डब्बा फेंकने तक पे डांट पड़नी शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है ये डब्बा शायद काम आ जाएगा, तो वो भी अपनी तौर से अगर आप उनकी तरफ से देखें तो वो भी गलत नहीं है, बिकॉज उनको यकीन है कि डब्बा काम आने वाला है। लेकिन होर्डिंग के अंदर क्या होता है कि जब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है या कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, फिर भी उनको लगता है कि ये काम आ जाएगा। जबकि प्लास्टिक के डब्बे, थैलियाँ, कीलें, वो तो फिर भी काम आ जाती हैं, हम लोग कहते हैं आम तौर पे प्लास्टिक की थैलियाँ। लेकिन मैंने अपना मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे वो एक बड़ा थैला होता है, उसके अंदर थैलियाँ जमाती रहती हैं, तो अक्सर वो इतना उबलने लग जाता है कि आप सोचते हैं यार ये रोज़ थैली आ रही है घर के अंदर, तो इस थैली की क्या ज़रूरत है। तो समटाइम्स हम अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये वाली चीज़ें तो जो हम हर घर के अंदर हाउसवाइफ्स ये करती होंगी, और वो एक बचत का तरीका भी होता है, राइट, कि आप उस पर चीज़ पे कह रहे होते हैं कि चलो ये चीज़। लेकिन होर्डिंग के अंदर आप डिसऑर्गेनाइज, आपने एक पर्टिकुलर एरिया एक शॉपर के अंदर हर जगह नहीं आपने फैलाया
लगाया हुआ है कि ये चीज़ है, वो होर्डिंग अच्छा, होगा। होर्डर की अलामत ये है कि उसका फैलान होगी, उसका घर गंदा होगा। यस, डिसऑर्गेनाइज सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप क्लटर्ड है और वो सफाई नहीं कर रहा क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे हाथ, क्योंकि कहते हैं ना आर्म लेंथ पे कोई चीज़ पड़ी है तो वहीं पड़ी रहा है, बिकॉज ही फील्स और शी फील्स सिक्योर अराउंड इट। ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। होता क्यों है? ओके, देयर आर सो मेनी रीजंस एंड सो मेनी फैक्टर्स। सबसे पहले तो हम कहें कि उनकी पर्सनालिटी या फिर पास की कंडीशनिंग का। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो इसी तरीके से कर रहे हैं, आपके ख़ानदान में या आपके पेरेंट्स हैं जिनको आप मुस्तकिल देखे जा रहे हैं कि वो भी इसी तरीके से करते जा रहे हैं, तो आपके अंदर भी ये हैबिट जो है या आदत डेवलप होगी। दूसरा ये कि उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर होती है, वो सही, या फिर उनकी मेमोरी जो है वो अफेक्टेड होती है, वो चीज़ों को जो है सही राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेके पा रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, इसकी वजह से भी होता है। और सबसे अहम फैक्टर जो होता है, कोई भी ट्रॉमेटिक लाइफ जो इवेंट होता है, चाहे वो किसी लवन की डेथ हो, गुर्बत हो सकती है, या अगर आग लग गई है, उसमें सारा सामान ख़त्म हो गया है, और अभी हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर ये जल्जले हैं या इस तरह की चीज़ें, जैसे हम जो भी बात कर रहे थे कि हमारे बुजुर्गों में होर्डिंग हमने क्यों इसलिए ज़्यादा देखी क्योंकि उन्होंने जंग देखी, हिजरत देखी, तो वो लुट पुट के आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा अब तो हर चीज की वैल्यू है, अब तो कोई पुराना कपड़ा भी नहीं फेंकना है, किसी चीज को नहीं फेंकना है। सो उनको ये लगता है कि उनको ये पता होता है कि ये चीजें कितनी मेहनत से वो चीजों के उनके पास थी, तो ट्रॉमा जो है वो ट्रिगर करता है, ट्रॉमा जो है वो ट्रिगर करता है, और इसकी वजह से वो चीज़ों को संभाल के रखते हैं। लेकिन होर्डिंग डिसऑर्डर के अंदर एक और चीज़ भी है, इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये यंगर के अंदर इतना नहीं होता जितना ओल्डर एज के अंदर, ओल्डर पीपल के अंदर जो वो ज़्यादा होता है। क्या वजह है इसकी? ठीक है, अब अभी तक उसकी जो है नोन कॉजेज सामने नहीं है, लेकिन ओल्डर एज के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं। फ्यूचर भी अनसर्टेन है ना, मुझे नौकरी मिले ना मिले, मैं पैसे कमा सकूंगा, दोबारा खरीद सकूंगा नहीं। यंग वाले को तो वैसे ही पास चीज़ों से जान छुड़ा के आगे देख रहा होता है वो, है ना? बिल्कुल। बूढ़ा आदमी तो रहता ही पास्ट में। यस, तो ये सारी चीज़ें जब ट्रिगर करती है ना माविश, तो फिर उसकी वजह से जो है आप ज़्यादा चीज़ों को जो है वो करना शुरू करते हैं, एक्वायर करना शुरू करते हैं। इवन बहुत सारी सिचुएशन के अंदर आप देखिए, हम मुस्तकिल खरीदे जा रहे हैं, या फिर जो है चीज़ों पे ऐसा, और फिर ऐसा तो बहुत सारे लोगों की चीज़ें, फूड आइटम्स अगर खरीदे जा रहे हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? आई रिमेंबर लॉट ऑफ, अभी बातें करते करते मेरे दिमाग में 5-6 ऑर्डर्स आ गए। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, रखे चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं, फेंकनी नहीं है, और जमा इतनी कर ली ना, इतना जमा कर लिया, उसके बाद आपने देखा उनके किचन के अंदर से अजीब सी स्मेल आ जाती है। आपसे खड़ा होना, आप उनसे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और इट अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। यस, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। आप देखें ना, जो उस इंसान के साथ जो घर में रह रहा है बंदा, या जो लोग रह रहे हैं, उन बेचारों की हालत क्या होती है। वो कहेंगे यार हम चीज़ों को जो है कहाँ फंस गए। इवन जो लास्ट स्टेज होती है होर्डिंग की, जो 5th स्टेज, जिसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाए घर के अंदर, आपसे चला ना जाए, आप गिर रहे हों, आप इस तरह की चीज़ों की हर चीज़ पाँव में आके आपके लग रही है, तो उसकी वजह से उन लोगों का हाल कितना बुरा हो जाता है। उनके अंदर सोशल आइसोलेशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि ना वो लोगों को अपने घर बुला सकते हैं, ना लोग उनके घर आना पसंद करेंगे, तो एक विड्रॉल, सोशल विड्रॉल हो जाएगा ना। उसकी वजह से उनकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी मज़ीद बढ़ती रहेगी, हर वक्त लड़ाइयाँ बढ़ती रहेंगी। ठीक है, सो आपको कहीं भी किसी किस्म का सुकून नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा घर ही तो हमारे लिए एक जो है ना सेफ सुकून की जगह होती है, सुकून की जगह होती है। अब जब वही नहीं है आपके लिए, तो आपकी ज़िंदगी तो जो है वो बहुत ही मिजरेबल हो जाती है। तो ये काफ़ी पेचीदा, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट सीम्स, है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो होर्डर है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गलत है। यस, और वो आखिर तक बहस करेगा कि मुझे आई एम राइट और ये चीज़ है काम की। क्या सलूशन है? ओके, देखिए, सबसे पहले तो होर्डर को कन्फ्रंट इस तरह से नहीं करना होता है कि ये चीज़ें फेंक दूँ, ये कर दूँ, ये उठा के फेंकें सब कुछ, उठा के फेंक दें। हमारे घरों के अंदर यही तो चीज़ें होती है ना, बहुत दफ़ा हम लड़ने लग जाते हैं कि उठा के फेंक दें। हम वी डू नॉट आस्क क्वेश्चंस कि व्हाई दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके लिए, आपको क्यों ये चीज़ को जमा करने की आदत है, राइट? तो सबसे पहले तो अगर आपने होर्डिंग को प्रिवेंट करना है या इसके सोल्यूशन के ऊपर काम करना है, सो अवेयरनेस जो है वो पैदा करनी है। और आपके प्रोग्राम का मकसद भी अवेयरनेस को
जो है वो रेज करना है। सो राइट, ये पता होना चाहिए कि इट्स अ डिसऑर्डर, और आपने इसको जो है समझना है। ये नहीं समझना कि भाई उसकी तो आदत है या उसने इस तरह से गंद फैलाया हुआ है और उस तरह से चीज़ों को, हाँ, डिसऑर्गेनाइज है, ये चीज़ों को ऐसे करता है। सबसे पहले अवेयरनेस, एजुकेट करें अपने आप को कि ये क्या डिसऑर्डर है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फर्दर इसके साथ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत है। हम जो होर्डिंग कर रहे होते हैं ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है ना, चीज़ों को जमा करके हम इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ शो करते हैं और वी फील सिक्योर एंड सेफ बाय एक्वायरिंग दोज थिंग्स, राइट। सो इसकी जगह हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स को जो है वो उनको जो है अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ पे ज़रूरत है कि अगर उसके साथ फर्दर आपको कोई और किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं तो उसको भी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। उसके हवाले से भी अवेयरनेस को जो है वो रेज़ करना चाहिए। स्ट्रेस से क्यों हो रहा है, उसको कैसे कोप करना है। अगर आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम को आपने स्ट्रेंथन करना है। दैन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन इसके साथ साथ आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी जो है अपनी डेवलप करना है। डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कि जो आपको उसके अंदर हेल्प कर सकता है। और फर्दर अगर आपका मसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं ताकि वो आपको आपके इस मसले के हल के लिए जो है वो हेल्प कर सके और आपको बता सके कि आपने कैसे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को जो है वो यूज़ करना है। राइट। अच्छा सना, मुझे पूरी कॉन्वर्सेशन से इस बात का भी एहसास हुआ, जैसे हम कह रहे थे ना कि यंगस्टर्स में इतना होर्डर्स वो नहीं होते, उनकी होती हैं कुछ चीज़ें सेंटिमेंटल। 15 to 16 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाता है कि आपको अर्ली साइन सिम्टम्स नज़र आते हैं। वहीं पे अगर प्रिवेंट कर लिया जाए तो वो लेटर लाइफ तक इतना ज़्यादा, शुरू में हल्का हल्का आपको नज़र आना शुरू होता है ना कि ये चीज़ें डेवलप है, अगर वहीं पे निप द इविल इन द बड। हाँ। अच्छा, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है वो बचपन से ऐसी है कि नो आई कांट थ्रो दिस, ये मेरा 2 ईयर की मेमोरी है, आई कांट थ्रो दिस मेरा। अब मुझे यही लग रहा है कि मुझे उसको कहना पड़ेगा कि बेटा यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। हमारे यहाँ उसकी जो वाइल शी वाज ग्रोइंग अप तो छोटे बच्चों को किताबें ला के देते हैं, पूरा एक शेल्फ है जिसमें उसकी सारी किताबें आज तक रखी हुई हैं। और मैं कहती हूँ मोहल्ला इसका क्या काम है, नो मॉम आई कांट थ्रो देम। तो ये जा सकता है उस तरफ, लेकिन यहाँ पर वही देखना है, उसने सिर्फ एक शेल्फ रखा हुआ है ना। हाँ, she is a very clean है ना, तो इट्स नॉट होर्डिंग। ये कलेक्शन है, उसकी मेमोरीज का कलेक्शन है, मेमोरीज है। अच्छा, कलेक्टर के अंदर एक चीज ये भी होती है कि आप, मैंने जैसे बात की थी सेंटिमेंटल वैल्यू, तो उसको लगता है कि ये उसकी उस एज की, उस माइलस्टोन के जब वो अचीव कर रही थी तो उसकी वो मेमोरी है। हाँ, जैसे वो चेरिश करती है। एग्जैक्टली, द फर्स्ट डोरा हाउस शी गॉट, शी वाज 2 और उसकी बड़ी अच्छी मेमोरी है। तो वो डोरा हाउस आज तक हमारे साथ जावा है, शी इज टर्निंग 17 कि नो मॉम डोंट थ्रो दिस। अच्छा, दोनों बाकी जो है ना वो मेरी तरह है, हम हर चीज़ से जान छुड़ा के आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर चीज़ साफ चाहिए, अलमारियाँ खाली चाहिए। और एक दूसरी तरफ ये हैं जिनके कमरे में बचपन से लेकर अब तक की पर्सनालिटी डिफरेंसेस है ना, लेकिन उसकी कलेक्शन आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही है, नहीं उसके कमरे के तक, राइट। तो अगर हमने ये भी साथ साथ ये भी देखना है कि होर्डिंग कब आपके लिए प्रॉब्लम बनता है या डिसऑर्डर बनता है, व्हेन इट इज़ अफेक्टिंग अदर पीपल्स लाइफ, आपकी अपनी लाइफ को, आपकी अपनी वेलबींग को कर रहा है, ना उसकी वेलबींग को डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कलेक्शन में आता है, ये कलेक्शन के अंदर उसका, इट्स नॉट होर्डिंग, बिकॉज ना उसकी लाइफ को डिस्ट्रेस कर रहा है, ना आपकी ज़िंदगी को ख़राब मुतासिर कर रहा है, ना आपकी रिलेशनशिप ख़राब है, उसकी मेमोरी है जिसको वो चेरिश करती है। यूजुअली जो ओल्डर पीपल होते हैं पहली बात तो इस बात को मानते ही नहीं है, और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो तौबा तौबा इस्तग़फ़ार है ना, क्योंकि हमारा बचपन गुजरा है, अगर आपको याद हो कि हम हर लोगों को नफ्सियाती को पागल करार दिया करते थे। अब हमारे यहाँ हो गए पीपल, मतलब इट हैज़ बिकम अ नॉर्म कि हम थेरेपीज़ पे जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, प्ले थेरेपी ये है वो है। पुराने ज़माने में तो पागल डिक्लेयर किया जाता था, तो हमारे बुज़ुर्ग नहीं जाते। अब आपके घर में बुज़ुर्ग, और यूजुअली बुज़ुर्ग होर्डिंग करते हैं, आपने एक तो कहा कि आप आइडेंटिफाई करें, उनसे कॉन्वर्सेशन करें कि वाई इट होल्ड्स दिस वैल्यू फॉर यू। एक और तरीका होता है, अगर वो बुज़ुर्ग देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे उन्हीं के बारे में बात हो रही है, छुप के फेंक देते हैं बच्चे चीज़ें और फिर अम्मा चीखती रहती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ना, कॉन्वर्सेशंस अगर ये नहीं हो रहा तो इज देयर एनी प्रैक्टिकल सोल्यूशन? साइकोलॉजिस्ट के पास भी कोई नहीं जा रहा। अच्छा देखें, हम यहाँ छुप छुप की चीज़ें फेंक दें सारी। देखिए छुप छुप की चीज़ें, लेकिन उनको पता होता है कि उनकी कौन सी चीज़ चली गई है या फेंक दी गई है, गिन के रखे होते हैं ना डब्बे। हाँ, वो चीज़ें उस पर ये होता है कि इस चीज़ पे। लेकिन अगर हम अपने यहाँ के बुजुर्गों की बात करें तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा जाता है हमारे घरों के अंदर, राइट। तो हमारे घरों के अंदर इतनी हद तक ऐसी डेवलप नहीं होती है जो एक्सट्रीम स्टेज तक चली जाए। आपको कुछ 3-4 स्टेजेस तक नज़र आएगी, लेकिन
फिफ्थ स्टेज तो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर आपको कि नजर बदबू आना शुरू कि हो जाए आपके घर में आपके से, घर हाँ। के अंदर या आपकी हर चीज़ ख़राब होकर रह जाए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। या फिर अगर बुजुर्ग होते भी तो आपको उनके कमरे तक उनको महदूद कर दिया जाता है कि वो वहीं अपने पर वो कमरे को चीज़ फैलाइए अपने जितना। कमरे को फैलाए जाएं। तो एक तरीका ये भी है कि आप उन्हें एक उनको safe space दे दें। अपना उनको सेफ स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि जिसके अंदर वो चीज़ और वो उसमें खुश हो जाते हैं, ठीक है। Yeah, वो आपकी स्पेस को ख़राब करने की तरफ नहीं आते। अगर बाकी घर सही रहता है, बाकी हाँ। घर वो चीज़ पे रहता है, तो हमने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को या हम इस तरह का भी सजेस्ट करते हैं, उनको एक अपना स्पेस दे दो, सेफ स्पेस, ताकि वो उस चीज़ के ऊपर करें और उस जिसको जैसा करना है जो चीज़। लेकिन जो बुजुर्ग राजी हो जाए थेरेपी लेने पे तो थेरेपी डज हेल्प। यस, ओके, थैंक यू सो मच सना, हमेशा की तरह इतना कंसाइज बट वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई होडर होता है, चाहे वो आप उसको कलेक्टर का नाम दे दें लेकिन अगर वो कोई भी चीज़ की ज़्यादती, जब तक एतदाल है तो सही है, जहाँ ज़्यादती की तरफ गए वो चीज़ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो थैंक यू सो मच आपके वक्त का और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। फिर इंशाल्लाह ज़रूर किसी और टॉपिक पे आपको तकलीफ दूंगी। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि चीज़ें फेंक नहीं रहे, आपके घर में कबाड़ बन चुका है आपका घर, तो प्लीज़ जाके थेरेपी ले लें दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपने फ्यूचर से बहुत डरते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो हम प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब करते हैं जस्ट बिकॉज वी आर स्कैर्ड ऑफ नॉट बीइंग पुअर इन द फ्यूचर। ईमान रखिए कि जिस तरह पहले कहते हैं ना कि आज ये वही कल है जिसको हम पहले सोच सोच के परेशान होते थे, आज हम उसी कल में जी रहे हैं और कितने मज़े में जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आने वाला कल भी अगर आपका ईमान हो ना बेहतरीन होगा। दूसरा कहते हैं फ्यूचर बिलोंग्स टू अल्लाह, तो लेट अल्लाह डिसाइड कैसा होगा। मैंने बिल्कुल ऐसे लोगों के यहाँ भी, जैसे यतीम बच्चियों की भी बेहतरीन जगहों पे शादियाँ होते देखी हैं, बहुत अमीर बच्चियों की भी शादियाँ ख़राब होते देखी हैं। तो हम लोग ना अपनी तौर से कैलकुलेट करते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये कर लूँ। Just forget about everything, enjoy this moment. अगला लम्हा promised नहीं है, तो अक्सर हम फ्यूचर वरीज या फ्यूचर स्ट्रेस को की वजह से आज के फैसले बेवकूफ़ी वाले ले रहे होते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि एतदाल से ज़्यादा हो रही है, लोग आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो कोई मजायका नहीं है। थेरेपिस्ट अब तो बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। टॉक टू समबडी, इट माइट हेल्प यू, क्योंकि अगर आपका जो घर गंदा होता है ना, आपकी मेंटल हेल्थ का पता देता है, और बहुत दफ़ा आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब ही आपके गंदे घर की वजह से होती है। एंड योर होम इज़ योर सैंक्चुअरी, जैसे सना ने कहा ना कि होम ही आपका सुकून की जगह है, तो उसको सुकून का रहने दीजिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको अपनी शेफ़ से मिलवाऊंगी, जिनके बारे में मैंने अभी 2 दफ़ा जिक्र कर चुकी। एक तो एक बहुत कलरफुल कपड़े पहन कर आई हैं, दूसरा वो हेड शेफ़ हैं एक बड़े नामी ग्रामी होटल में। तो वो कौन है, क्या बना रही हैं, उनसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त किचन में और मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी शेफ़ मौजूद है। मैं भी आपको मिलवाती हूँ बग़ैर एक लम्हा भी देर किए हुए, समरा अमजद। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। समरा, मैं तुम्हें 2 दफ़ा मेंशन कर दिया ड्यूरिंग द शो कि माशाल्लाह इतनी कलरफुल आप हैं और पर्सनालिटी भी इतनी वाइब्रेंट है। समरा, ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं होटल फरान की हेड शेफ़ हूँ और काफ़ी अरसे से काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। कितना अरसा हो गया एज ए शेफ़? मुझे 4 इयर्स हो गए। जब मैंने शुरू में अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था तो मुझे जब बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ कि मैं अच्छे 5 स्टार होटल्स वगैरह में काम करूँ और प्रोफेशनल लेवल पे काम करूँ, मीडिया पर आऊँ, तो बस शौक़ होते बस आज शुरू हो गया और आज आप यहाँ खड़ी हैं। ओके, ब्रिलियंट। तो मुझे बताएं, कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग ली आपने शेफ़ की? मैंने नहीं, ऐसा तो वो नहीं है कि बस आपके अपने ऊपर होता है, वर्क पे ट्रेन शौक होती है। पर, लगन से। बाज़ लोग होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, इतने लाखों रुपए देके इंस्टीट्यूट से काम सीख कर आते हैं, मगर जब वो खड़े होते हैं तो बिल्कुल भी जो कहते हैं ना, उनको कुछ नहीं आता। नहीं। राइट। तो आप कह रही हैं कि अपना पैशन, लगन और परसिस्टेंस के आप लगे रहें काम करने में। तो आप नॉर्मली क्या क्या डिशेस, सारे कॉन्टिनेंटल हो गए, पाकिस्तानी फूड्स हो गए और जंक फूड्स हो गए, फास्ट फूड जिसका कहते हैं, सारी चीज़ें, सब चीज़ें बना लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ब्रिलियंट। तो आपको तो वो भी पता होगा ना कि हर फूड का कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट या इसको कितनी देर तक। हाँ, वो बस एक अपना प्रोसेस होता है कुकिंग मेथड का। जैसे चाइनीज़ जो है 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है आपका, पाकिस्तानी फूड में टाइम ज़्यादा लगता है आपको। तो ये बस टाइमिंग्स के होते हैं और इनके इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं। पाकिस्तानी फूड में ये कि सारे हमारे जो मसाले जो देसी होते हैं
वो डलते हैं। और चाइनीज़ में ये जैसे सॉसेस वगैरह हो गई हमारी, ये चीज़ें डलती हैं। राइट। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कोफ्ते। वेजिटेबल नरगिस से कोफ्ते भी लोगों ने खाए हैं, वैसे कोफ्ते भी खाए हैं, तो मैंने कहा आज वेजिटेबल और वेजिटेबल कोफ्ते कैसे लगते हैं? क्या वो रियल कोफ्ते तो मतलब मीट के कोफ्तों से डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होते हैं थोड़ा टेस्ट में ना, लेकिन अच्छे मज़ेदार बनते हैं। जैसे ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से पहले इंग्रेडिएंट्स कर लेते हैं एंड वील स्टार्ट कुकिंग। ओके, तो ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये कितने लोगों के लिए हो जाएगा इनफ? ये इनफ 4 से 5 लोग खा लेंगे आराम से। अच्छा, ये क्या है? पोटैटोज लिए हमने, बॉईल कर लिए थे इसको। कितने आलू लिए आपने? 3 आलू लिए मैंने, ये बॉईल करके मैश कर लिया। अच्छा, ये सख्त बॉईल करने, बहुत नरम बॉईल? हाँ, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, बीच नॉर्मल हो, ताकि खुले ना। ये डीप फ्राई होंगे तो ताकि ये आपके कोफ्ते फटे ही नहीं। ठीक है। ये आपने, अच्छा अभी हम सारे पहले कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स करते हैं, फिर हम मसाले का करते हैं। कोफ्ते में सबसे पहले 3 आलू लिए हैं कोफ्ते में हमने सबसे पहले। पहले इसको मिक्सिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मैं प्याज यहाँ रख दूँ? प्याज मसाले के लिए? जी 1 स्पून दिएगा। मैं आपको स्पून देती हूँ, ये लीजिए। इन कोफ्तों में आप क्या डाल रही हैं? कैरेट डाल रही हैं, चॉप की हुई। चॉप्ड कैरेट है, 1.5 ले ली थी मैंने, 1.5। 1.5 कैरेट चॉप्ड है और 3 आलू हैं जो कि हार्ड बॉइल्ड है। और कैप्सिकम लिए, हाफ लिए। बड़ा साइज था, बिग साइज के तो हाफ कर लें आप। और आधा कप जी, या थोड़ा सा 3-4 हाँ, टेबलस्पून कैप्सिकम फॉर द फ्लेवर। राइट। और कोरिएंडर है इसमें, और ग्रीन चिली, हरी मिर्चें। हाँ, थोड़े स्पाइसी होंगी ये। ठीक है। थोड़ा सा गार्निश के लिए भी हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी अपनी पसंद से, जितना आपको चाहिए। बाकी ऊपर गार्निश में डालेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। सही है, बाकी हम गार्निशिंग मैं यहाँ रखी हूँ, जब आपको चाहिए गार्निशिंग का। चिकन पाउडर डालेंगे। ओह, चिकन पाउडर भी जाएगा इसमें? जी, 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच भर के। ये क्या है? ये साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया हमने भून के भुना कुटा। ये तो हमने इसको 1 टीस्पून ये जाएगा आपका। साबित ज़ीरा और साबित धनिया, उसको मिला लिया, भून के रोस्टेड करके, और उसको ग्राइंड करने के बाद फिर हमने ठीक है। ये 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, यानी कि 1 टीस्पून दोनों की आपने। जी। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, थोड़ा कम कर लें इसलिए मसाले में भी जाएगा हमारा। रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून। सही है। हल्दी डालिए। हल्दी भी जा रही है इसमें? ये प्रॉपर गोश्त के मसाले से बना है? जी। सही है। नमक अपने जायके के हिसाब का ले लें, जितना आप लोग खाते हैं। हम लोग सालन में भी डालेंगे, चिकन पाउडर में भी होता है। सही है। चाट का मसाला ओके, 1 टीस्पून चाट का मसाला ले लिया। ये अच्छा खासे चटपटे होंगे। जी। कॉर्नफ्लोर डाला, कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए। राइट। 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए मैंने। ब्रेड क्रम्स लेंगे हम, 2 3 4। ये आपने क्या किया है? 5 चम्मच आपने ब्रेड क्रम्स और इससे अभी आप सारा मसाला मिक्स करेंगे? मिक्स करूंगी। ठीक है। इसको आप कोफ्ते बनाएंगे? जी। और 1 अंडा। अच्छा, ये सब आप कोफ्ते बनाएंगे, इस बीच में हम मसाला बनाना शुरू करें? मैं ये वाला चूल्हा जलाऊं? जी। ये है कोफ्ते का मसाला। मसाले में क्या क्या जाएगा? सबसे पहले ऑयल मुझे दे दीजिए। अच्छा, वो है अभी थोड़ा वो हो रहा है, गीला हो रहा है ना थोड़ा सा। अच्छा, गीला हो रहा है। अभी हम इसमें तेल गरम करके प्याज लाल करेंगे। पहले होल स्पाइसेस जाएंगे हमारे। तेल गरम होने से पहले? नहीं, तेल जब गरम होगा तो उसमें ये तेज पत्ते जाएंगे, बड़ी इलायची जाएगी, लौंग जाएगी। बस मैं अभी आपके सामने आप जो कहती जाएंगी मैं डालती जाऊंगी, और जो नाजरीन है वो भी सीखते जाएंगे। ऑयल डालें। अभी तो बहन यहाँ पे है पानी, थोड़ा सा ही पानी सूख जाए। हाँ। अच्छा, कैसा लगता है होटल में? बहुत ज़्यादा वो होती होगी, मारामारी होती होगी ना? बहुत ज़्यादा काम जी। जब कितना ऑयल डालूं? आप आधा कप? ये तो देसी खाना है ना, तो इसमें तो ऑयल ज़रा फराख दिली से डालना होगा। तो यानी कि आधा पौन कप ऑयल। हाँ, मैं कहती कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम है। जैसे जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा पे टेंशन हो जाती है कि और कभी ऐसा होता है कस्टमर नाराज़ हो गया, अब सारे शेफ़ परेशान, ऐसा होता है? ऐसा तो किस तरह संभालते हैं? क्या हम आपको फ्री में खाना दे देंगे? नहीं। फिर मैनेज करना पड़ता है कस्टमर को थोड़ा। अच्छा, ये इस पे कोफ्ते बना के आप रखेंगे? इसमें रखेंगे।
सही है, मैं ये आपको साफ करके दे दूं। अच्छा देखें, ऑयल में हमने तेज पत्ता, लौंगें, एक बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, ये चीज़ें डाल दी हैं। अच्छा, अब ये मैं- इसमें ये इसमें प्याज डाल दूं? प्याज डालें इसमें, कितनी थोड़ा, प्याज? हाँ, ये पूरी डाल दें। पूरी डाल दूं। अच्छा, ये कितनी प्याज ली हमने? ये 2 प्याज दें। 2 बड़ी प्याज बारीक स्लाइस्ड। ठीक है, जब ये प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगी, लाइट गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसमें ये टमाटर प्यूरी डाल कितना देंगे। टमाटर लिया आपने? टमाटर मैंने 4 लिए हैं, 4 टमाटर पीस लिए हैं। पीस लिए हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा हाथ से करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए, ठीक है, वरना ये मिलेगा कैसे? मिलेगा नहीं ये। तो हाँ, आप सुना रही थी, तो ज़्यादा होटल फरहान के कौन से आप खाने, मतलब व्हाट इज़ योर फोटे, या हर चीज़? हर चीज़ ही होती है, मगर ज़्यादातर देसी फूड पे फोकस होता है इन लोगों का। देसी आइटम ज़्यादा है, जैसे बारबेक्यू हो गया आपका, पाकिस्तानी आपको फूड में वो वाली बिरयानी है। बिरयानी बनानी आती है जो देख की बाजार में मिलती है? वो देग की बिरयानी तो देग जैसी तो देग में ही बन सकती है, वैसे तो नहीं बन सकती पतीली में। नहीं, उसकी जो चिकन होती है वो कैसे, क्या पहले फ्राई कर लेते हैं उस चिकन को? उस चिकन को जी फ्राई करते हैं हम लोग पहले। फ्राई करने के बाद उसके सारे मसाले डालते हैं। प्याज बिल्कुल तली हुई अलग रख लेते हैं हम लोग, साथ में नहीं डालते। जैसे लंबा बहुत प्रोसेस होता है ना कि घर में सारा दिन लगे हुए हाँ, कि आज बिरयानी बन रही है, आज बिरयानी बन रही है। तो बिरयानी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, झटपट बनती आपकी है। 15 से 20 मिनट में आपकी बिरयानी तैयार होती है। हम लोग इसी तरह ही फ्रेश बना के देते हैं, 15 से 20 मिनट में हमारी बिरयानी तैयार हो जाती है। हमारा तो इतना एहतमाम होता है जी, बिरयानी का और ना। बहुत शोर होता है काफ़ी कि बिरयानी बन रही है, आज और बिरयानी तुम बन रही सुनती है। होगी, तुम्हें लगता होगा लो मैं ये कितनी आसानी से बिरयानी बनाती हूँ, यहाँ बिरयानी बनी नहीं चुक रही। अच्छा जी, अब इसमें प्याज को हम ब्राउन होने का वेट कर रहे हैं। एंड अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैंने और डाले हैं। थोड़े मुझे आलू लग रहे थे कि क्या नाम है, बाइंडिंग नहीं होगी अच्छे, तो मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाले। ठीक है, और प्याज को मैं थोड़ी आंच बढ़ा लूं हल्की ताकि कम- जल्दी हो जाए। तुमने कम की थी, मैं चला रही हूँ ना चमचा। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें हम टमाटो प्यूरी टमेटो प्यूरे डालेंगे। और दही कब? आखिर में? आखिर में डलेगा, मसाला जब भुन जाएगा। अच्छा, अब मैं जो है ना ये बॉल्स बना रही हूँ। मुझे ऑयल चाहिए होगा थोड़े से ना, कप तो मैं किसी चीज़ में निकाल जी, मुझे प्याली में दे दें। ये इसमें दे दूँ मैं, ये जो है इसमें दे दे दें, दूँ? इसको दे दें। इनका क्या करोगी? बॉल्स को तुम डीप फ्राई करोगे डीप फ्राई होंगे ये? या शैलो हो जाएंगे, क्या होगा? नहीं नहीं, डीप फ्राई होंगे, डीप फ्राई होंगे, ये प्रॉपर डीप फ्राई होंगे। अच्छा, ये मैं प्याज जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन होगी तो इसमें टमेटो प्यूरी डाल के और फिर मसाले डलेंगे इसमें। क्या क्या मसाले जाएंगे? रेड चिली, हल्दी, और जो धनिया है हमारे पास, जीरा, ये नमक, चिकन पाउडर, ये सारी जो अच्छा, स्पाइसेस चिकन रखे पाउडर मैंने भी जी, इसमें डलेगा? डलेगा। क्या अगर मेरे पास कोई सूप बना हुआ हो चिकन का, या हाँ कोई स्टॉक रखा हुआ हो, हाँ, तो वो तो और भी अच्छा है ना? मसाले सालन में डाल दें आप। जैसे आप एक हड्डी का गाय की हड्डी का कोई सूप सूप बना के वो डाल दें, पानी नहीं डालें नॉर्मल, जैसे हम लोग हाँ, पानी कितना डालते हैं, मज़ेदार बहुत बनेगा मज़े ना? का बनेगा। अच्छा, ये प्याज मैं इसलिए रिपीट करी क्योंकि जब ये मसाला बन रहा होगा तो फिर मैं चली आऊँगी, हमारे पास दूसरे गेस्ट मौजूद हैं। सही। आप इन द मीन टाइम आराम से, लेकिन अभी हूँ मैं यहाँ पे आपका हाथ बटाने के लिए मौजूद हूँ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको एज अ शेफ़? मुझे 4 इयर्स हो गए। 4 साल हो गए। उससे पहले क्या कर रही थी? बच्चे उससे बड़े पहले कर रही बच्चे बड़े कर रही थी। थी? खाना पकाने का हमेशा से शौक था? नहीं, हाँ, भी नहीं। अरे वाह, मेरा फ्यूचर है किसी होटल में। जब खाना मेरा बनाने का रिश्ता शौक आया था, अच्छी तरह मुझे याद है, तो मेरी मदर ने कहा था कि इनको कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है, ससुराल ससुराल माशाल्लाह 50। तो अम्मी ने पहले ही कह दिया कि भाई सोच समझ के लेके जाओ। तो मगर मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा हम सब सिखा देंगे, हाँ, मैं हंटर उठाऊंगी। अच्छा, अब खुद ही मैंने बनाने सीखा लग किसी से जाएगी। भी नहीं, ना सास से सीखा ना अपनी मदर से सीखा, बस शौक में यूट्यूब से देख देख कर, पिंकी चच्ची हैं उनसे रेसिपी पूछ ली। असल में मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाना खाने का। बहुत ज़्यादा। तुमने कहा स्केप तो कोई है नहीं, तो बनाना ही पड़ेगा। बनाना ही पड़ेगा, राइट। और कैसी हैरानी की बात लगती होगी ना सबको कि जिसको खाना नहीं बनाना आता था वो आज हेड शेफ है। मगर जो मेरे हाथ का खाते हैं खाना वो यकीन नहीं करते, कहते हैं कि नहीं। मगर जिसको मेरी फैमिली में पता है कि हाँ इसने कभी नहीं बनाया, जैसे मेरी सिस्टर्स हो गई, भाई हैं, कजन्स वगैरह हैं, तो वो लोग तो ये कहते हैं कि नहीं वाकई में इसको आता नहीं था, सीख गई ये करना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये शेफ़ वाला बस एवं ही इस तरफ आ गई, कैसे आई तुम जब खाना ही नहीं बनाना आता, फिर शौक भी नहीं, तो मतलब टीचिंग कर लेती, पैसे चाहिए थे तो इसमें कैसे आई? शौक, अच्छा, इंटरेस्ट था मुझे, डेवलप हो गया। बहुत इंटरेस्ट था। और अभी भी मुझे इतना इंटरेस्ट है कि मुझे अभी भी आज कोई अच्छा 5 स्टार होटल का कोई शेफ़ मिले तो मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार।
नाइस। अच्छा, ये international अंदाजे level लगा लेती हो जैसे कोई डिप है तो आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें डली हुई होंगी? टेस्ट बस अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ इसमें डली हुई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, शेफ होने से ये फ़ायदे होते हैं ना, आपकी छोटी छोटी आपको टिप्स एंड टिप्स ट्रिक्स आ मिल जाती जाती हैं हैं शेफ़ की, से सिर्फ जो होती हैं इनकी ट्रिक्स होती हैं जो आम एक औरत को बस घर में नहीं आती। जो नहीं आती हैं। जिस तरह मुझे ये टीवी प्रोग्राम से ही पता चला था कि चिकन को आप पहले लॉक कर लेते हैं उसका टेस्ट फ्राई करके, और जितनी देर चिकन पकाएं तो बाद में वो रबर होना शुरू हो जाता है। जाती है। कलेजी गलाने का क्या तरीका है फटाफट? वो भी ये कि थोड़ी देर में गलती है फिर गलती है, थोड़ी देर में गलती है, मगर ये कि आप टमाटर नहीं डालें उसमें ना, खट्टी चीज़ जाएगी तो आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी। ये तुम बकरे की कलेजी की बात बकरे कर की रहे हो? कलेजी हो गई, गाय की कलेजी होगा, मगर कलेजी को सबसे पहले आप बॉईल कर लें अदरक लहसुन के पानी में, और उसकी जो स्किन होती है ना वो स्किन उतार दें, स्किन से वो हार्ड नहीं होती है। वो बिल्कुल इतनी बारीक सी झिल्ली होती है, आप पानी में डालेंगे तो वो जब नज़र आएगी आपको, वैसे नज़र नहीं आएगी आपको। अच्छा, तो जो कलेजी बकरे की आती है कुर्बानी के बाद, हमारी अम्मियाँ बना रही होती हैं सुबह, तो वो पहले पूरी कलेजी उठा के अदरक लहसुन में बॉईल कर लें? पहले आप कलेजी पूरी साबुत लेके पानी में भिगो दें, कटिंग नहीं करवाएं। अगर कटिंग ना बोटियाँ हो जाती है ना फिर वो बड़ा प्रॉब्लम होती है, एक एक बोटी को आप साफ कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब वो पानी में डलने के बाद जब वो ऊपर आपको स्किन नजर आएगी तो उसको कसाई होता है, वो खींच के वो आपको उसके बाद आप बोटियां बना के उसको बॉईल कर लें, बहुत जल्दी काम। फिर आप फटाफट सालन बना। अच्छा, बॉईल करके फौरन ही हो जाती है? मैं हेल्प कर दूं? बॉईल करके फौरन वो हो जाता है? जी, बॉईल कर लें, फिर मसाले इस तरह भून लें आप, फिर मसाला भूनने के बाद उसमें कलेजी तो बड़ी ज़बरदस्त टिप दे दी आप लोग। एज अ शेफ ही आपको पता चला था या पहले ही पता नहीं, था? पहले ही था। अच्छा, कुछ चीज़ें पहले भी पता जी। थी। राइट राइट। ये होने वाली है प्याज, बस प्याज अभी होने वाली है, थोड़ा सा टाइम है, होने वाली है। तो आपको घर में भी शौक है बनाने का या थक कर आती हैं बस होटल से कि अब नहीं? नहीं, घर में भी जाके कुकिंग करनी पड़ती है अब तो। है ना? माशाल्लाह हस्बैंड भी कर लेते हैं, बात चीजें बना लेते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं वो मुझे ना। गुड गुड, बहुत ज्यादा। वैसे अब तो दुनिया में इतनी पहले के ज़माना था कि आदमी किचन में नहीं जाते थे, लेकिन अब तो ये वाला आ गया लोगों में अवेयरनेस। टोटल आप बाहर देख रहे हैं प्रोफेशनल तौर पे मर्द ही पका रहे हैं, रोटियां भी बना रहे हैं और क्या नाम है सालन भी, वही मैं अपने। और ज़्यादा अच्छे शेफ मर्द ही होते हैं। फीमेल्स तो अब आई कुछ ना कुछ घोल के बना देती हैं। भाई मैं आपको बताऊं, बहुत पहले अगर आप हिस्ट्री में भी देखें तो हमने हमेशा ये सुना था कि मर्द जो है वो हंट करते थे, बाहर ही रोस्ट करते थे और अंदर औरतों को जाके बच्चों को और उनको देते थे। मैं दे रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हमने जेंडर रोल बना दिया। हाँ हाँ, आप हाथ धो लें। हमने ये जेंडर रोल बना लिया है कि ये औरतों का काम है, असल में तो ये आदमियों का वो था, अल्लाह ताला ने उनको इसीलिए उनके हाथ में जायका दिए, काम ही उन्हीं का है। हम तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नखरे उठाने के लिए हैं, और मियाँओं के भी चलें उठा लें अगर आपका मियाँ अच्छा है तो। उप्स, जैसे मुझे ना लोग अक्सर कहते हैं कि आदमी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मैं कह रहे ना, किसने मना किया? जो काम औरत अच्छा करे वो औरत करे। बातें वो मैंने कहा जल ना जाए प्याज। अच्छा, अब ये इसमें आप मसाले डालें, मैं ब्रेक लूँगी। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, मैं हाँ ये अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे हम जब तक ये सूख नहीं जाएगा। मसाले हम किस स्टेज पे डालेंगे? मसाले मैं भी डाल दूंगी इसमें भूनते वक्त। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ठीक है। ये जो खाली होते जाए मुझे देते जाए, मैं यहाँ रखती डालती हूँ। चिकन पाउडर डाला पूरा, अब इतना सा बचा है, डाल दें। नमक कम डाल देंगे फिर इसमें। सही है। 2 टेबल स्पून धनिया और जीरा कुटा हुआ। हाँ, तो तकरीबन 2.5 टेबल स्पून डाल दिया धनिया, भर के 2 टेबल स्पून, राइट। 1 टीस्पून रेड चिली, ये अच्छा खासा मसाले वाला बनने वाला है। हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट, ज़रा सा, क्योंकि हमने अच्छा खासा चिकन पाउडर डाला है। अगर लगेगा हमें कि ज़रूरत है तो फिर हम और डाल देंगे। चमचा चलाती रहूं। अब आप इसको जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा और पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा तो फिर आप इसमें दही डालेंगे। दही डालेंगे। ब्रेक जब मैं भी जाऊंगी तो आप क्या करेंगी? आप ये डीप फ्राई करेंगे? अच्छा, डीप फ्राई करने के लिए मैं आपको भी बता रही हूँ, जैसे ब्रेड क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स हमने इसको कोटिंग की। ठीक है, इस तरह के हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से, ताकि हमारी और अच्छी कोटिंग हो जाए, जब ये फ्राई हो तो टूटे नहीं। मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके साथ तंदूरी रोटी,
तंदूरी रोटी चावल के साथ भी खा राइस के साथ भी अच्छा कॉम्बो बनेगा लेकिन इसका। रोटी के साथ रोटी के साथ भी अच्छे लगेंगे। रोटी मंगवा लें। अच्छा, और अब ये जब अच्छी तरह मसाला हो जाएगा तो उसमें दही डाल के आप हल्की आंच पे छोड़ हल्की आंच पे देंगी। छोड़ देंगे। दूसरी तरफ आप ये डीप फ्राई करेंगी Deep fry करूंगी। और जब मैं वापस आऊंगी तो आप मेरे सामने जी। फ्राइड कोफ्ते कोफ्ते इसमें इसमें नहीं डालूंगी। प्रेजेंटेशन में जो डिश होगी उसमें कोफ्ते ग्रेवी अलग से डलेगी ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। राइट, नहीं तो मैं तो फिर ये सिर्फ- मेरे सामने कीजिएगा जी, जब जी, मैं आ ये जाऊं। आपके सामने आप ये करूंगी। डीप फ्राई करके रखिए। जी, जी। ये मसाला रेडी करके रखें, मैं अभी आ रही हूँ। तो भाई अब हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं और आजकल जो है ना ब्लॉगिंग का और ट्रैवलॉगिंग का बड़ा वो हो गया है, इन थिंग हो गई है, बहुत कॉन्सेप्ट है। तो हमने एक ट्रैवलॉगर को बुलाया है जिनसे हम जानेंगे कि ट्रैवलॉगिंग किस तरह होती है, आपने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा चुके हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर चुके हैं। आपने कहीं नहीं जाना। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको अभी मिलवाती हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और वो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं। एक ज़माना था कि हम अपने घर की कोई बात किसी को नहीं बताना चाहते थे। हम बड़ा सीक्रेटिव होते थे कि भाई मैं क्यों किसी को बताऊं कि मैं कब सो के उठा, कब जागा, कब सोया। इसके अलावा हमारी पिक्चर्स भी शादी की होती थी या ग्रेजुएशन की हम जाके खिंचवाते थे स्टूडियो में। अब तो जो व्लॉगिंग है इन अ वे मुझे कभी कभी लगता है कि गलत भी है। हर लम्हे की खबर हमें पूरी दुनिया में नशर करने की आदत हो गई और उसके बाद फिर हम इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर कोई हमारे मामलात में ज़्यादा बोलता है तो हम कहते हैं तजस्सुस नहीं रखना चाहिए। तो अजीब कंफ्यूज से लोग हम बन गए इसी पूरे व्लॉगिंग के एडवेंट में। और इतना जो कॉमन हो गया है ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें कहलाते हैं, इसमें एक और भी इख्तरा है, वो है ट्रैवलॉगिंग। ट्रैवलॉगिंग ये है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप थोड़ा अपने बेहतर इक्विपमेंट से उस जगह को कवर करते हैं, उसके खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग जो देखें वो महसूस भी हो सके। पुराने ज़माने में याद है सफ़रनामे होते थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामे बड़े मशहूर थे। वेरेवर ही वुड गो ही वुड राइट समथिंग अबाउट इट। अब जो है जो सफ़रनामे हैं वो हमारे ट्रैवलॉगर्स ने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए कि अभी मैं कहीं पर भी अब ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सब जगह मेरी देखी हुई है, क्योंकि कहीं पर भी जाने से पहले मैं वो सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती हूँ। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड और अगर आप बिल्कुल फ़कीर हैं, आपके जेब में कोई पैसा नहीं है, तो यूट्यूब जिंदाबाद। आप कोई भी जगह लिख के डालिए ट्रैवलॉगर्स को सलाम कि उन्होंने इतने अच्छे वीडियोज़ बनाए होते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम उस जगह को हमने नहीं देखा हुआ। तो इसी तरह के एक शख्स से मैं आपको अभी मुलाकात करवाती हूँ जो कि घूमने फिरने के शौकीन हैं, इक्विपमेंट उनके पास सारा है, बड़े खूबसूरत उसके वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ वकार से जानेंगे कि उनको ये शौक़ क्यों पैदा हुआ और वो आजकल कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार, ऐसे पहले होता था ना कि लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं था और आज हमारी पर्सनल लाइफ हमने हर एक के सामने आया कर दिया। थैंक्स टू सोशल मीडिया। हाँ, और अटेंशन आई थिंक हर इंसान का शौक़ है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार बन गए हैं। पहले जो है स्टार सेलिब्रिटी होता था जी, टीवी और पे अब आने जो है वाला। यूट्यूबर सेलिब्रिटी बन गए। आई नो, और हजारों लाखों फॉलोअर्स। और पहले हम लोग कितना कहते थे ना घर की बात किसी को नहीं बताओ यार, घर में जो हो रहा है क्यों कोई जाने कि मैं बिस्तर से उठ के मेरी शक्ल क्या हो रही है। और अब तो ये सारा कंटेंट बन गया है। आपको क्या लगता है, ट्रैवलॉगिंग पे बाद में बात करेंगे, आपको लगता है ये सही है या गलत ट्रेंड है? मेरे हिसाब से अगर आप पब्लिकली सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म आपको आएगा और वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो हमसे होता नहीं बर्दाश्त, और हम कहते हैं इट्स माय पर्सनल लाइफ। यस एग्जैक्टली, है ना? तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो फिर उस पर जो भी क्रिटिसिज्म आए आपको उसको बर्दाश्त झेलना चाहिए आपको। दूसरा, जैसे हमारे रिलीजन में हमें अपनी खाना पीना रहना सहना को इस तरह नुमाइश करने का वो भी नहीं, हम कहते हैं नज़र लग जाती बिल्कुल, है। exactly। तो नज़र भी बरहक है। तो खैर ये कोई शक नहीं है बड़ा इसमें। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि एक तरफ हमें कंटेंट चाहिए क्योंकि वो अब एक पैसा कमाने का जरिया बन गया। आप पर्सनली इस बात के फेवर में नहीं है कि आप बिस्तर से जागें और ब्रश करें तो उसका वीडियो बनाएं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ट्रैवलिंग के हवाले से जो वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर मैं यही डिटेल शेयर करता हूँ ताकि जो भी लोग आगे कोई ट्रैवल करें उनको नई नई जगहों का पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सतह के ऊपर इतनी कोई अवेयरनेस दी नहीं जाती, ना कोई टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इतना कोई काम करता है। तो मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि नई नई जगहों को एक्सप्लोर करूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने सीरन वैली एक्सप्लोर की थी। पहले मुझे बताइए ट्रैवलॉगिंग होती क्या है, अगर लोग जानना चाहते हैं कि व्लॉगिंग तो हम सब देख रहे हैं, ट्रैवलॉग कैसे बनता है? ट्रैवल व्लॉगिंग
सिंपली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप सारे अपने एक्सपेंस उसका रूट शेयर करें लोगों के साथ, ताकि जो नेक्स्ट टाइम कोई भी ट्रैवल करने वाला हो उसके पास पूरी एक गाइडलाइन बन जाए कि हाँ मुझे यहाँ से ये बस लेनी है, यहाँ से ये ट्रेन लेनी है, यहाँ से इस तरह से फ़्लाइट सस्ती मिल जाएगी, ये होटल बेस्ट है, वो आप कंप्लीट एक पैकेज बना के दे देते हैं। राइट, तो ये ट्रैवलॉग इंफॉर्मेशन के लिए बनता है जी। अच्छा, और जो आम हम जाते हैं तस्वीरें खींचते हैं वो ट्रैवलॉग ऑफ कोर्स नहीं होता। तो आपने पहली बार ट्रैवलॉग कब बनाया था, कितना अर्से पहले? आई गेस व्लॉगिंग, वैसे तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 2010 से रेगुलरली, लेकिन व्लॉगिंग आप समवेयर 2016 से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो उसके लिए क्या पहले फ़ोन से स्टार्ट किया जी, या जी, पहले? पहले फ़ोन से स्टार्ट किया था, फिर ग्रेजुअली उस पर गोप्रो, फिर उसके बाद आप इक्विपमेंट ऐड करते रहते हैं ना, फिर ड्रोन, एक एक करके चीज़ें आप बढ़ाते रहते हैं फिर उसमें। अच्छा, अब वापस आते हैं। आप कहते हैं ट्रैवलॉगिंग इसलिए होती है कि लोगों को हेल्प करें। कौन सी ऐसी जगह हैं जो अब तक आप एक्सप्लोर कर चुके हैं? पाकिस्तान में ही सारे एक्सप्लोर करें? पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी जगह कहाँ क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने? पाकिस्तान में जैसे लोग कॉमनली विज़िट करते हैं नारायण कागान। अब नारायण कागान वैली को एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट महीना चाहिए, लोग 2 से 3 दिन के अंदर पूरी करके आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, जैसे दूधी पत्थर है, ये लेक बहुत खूबसूरत है। एक अभी मैंने नाम भी नहीं सुना मैंने अभी तक। हाँ। एक रिसेंटली मैंने वैली एक्सप्लोर की है, सीरन वैली, ये मानसेरा के पास है, और नॉर्मली आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा ईद पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है। इस वैली के अंदर ईद पर भी कोई रश नहीं था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इस वैली के बारे में। इतने ज़बरदस्त पीक्स हैं वहाँ पर, MKM पीक्स है, पलेजो मेडोज़ है, ये इतनी खूबसूरत जगह है। आप गूगल करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती मौजूद तो है। यहाँ से अगर उस वैली में जाना चाहें, रिहाइश वगैरह का इंतजाम रिहाइश है? वगैरह देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस किस्म की लग्जरीज मौजूद नहीं है। समहाउ शहर में तो आपको अच्छे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के एडवेंचर करने जा रहे होते हैं ना, तो आपको लाजमी है कि अपना कैंप और तमाम इक्विपमेंट आपके पास हों खाने पीने के, ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो। तो आप अकेले ट्रैवल करते हैं, यू ट्रैवल विद द ग्रुप? डिपेंड करता है कि मैं किस जगह पर जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि यार इतनी ऊपर जाके करना क्या है, 3-3 दिन तक पैदल चल के करना क्या है। ये जिसका पैशन है वही फॉलो करता है। तो जो 1 आध दिन की कोई एडवेंचर होते हैं उसमें तो 2-4 शामिल हो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में तो मुझे अकेले करना पड़ता है। आपको यूजुअली क्या करते हैं, मतलब पूरे साल में इसके लिए? वैसे यू वर्क राइट, आपका क्या है प्रोफेशन? मैं वैसे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ एक लॉजिस्टिक कंपनी में। सही। तो मुझे बताएं कि कॉर्पोरेट लाइफ से कैसे टाइम निकालें, क्योंकि हर किसी का शौक ये होता है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं वेट कर रहा था कि आप कब पूछेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो फुल टाइम व्लॉगिंग करते हैं ना, उनकी पूरी जॉब ही यही होती है। मैं जॉब के साथ साथ व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, ये अपने आप में एक समझा, आप अपना पैशन फॉलो करें। यस, एग्जैक्टली। जिस तरह लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि फ़्लाइट वगैरह ले लूँ और डायरेक्टली इस्लामाबाद चले जाऊँ ऑनवर्ड्स। वहाँ पर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा शौक भी पूरा हो जाता है। तो आप मेक श्योर करते हैं कि जो फारिग वक्त है उसमें बस बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर संडे भी घर में रह गया तो संडे वेस्ट हो गया। अच्छा, चलें अब दूर की बात नहीं करते, क्या करीब करीब एज ए कराची आयट क्या कोई ऐसी जगह हैं जो आप कहते हैं ये एक्सप्लोर करने वाली जगह है? मेरे हिसाब से रानीकोट फोर्ट है। वो कहाँ है? ये 7 के करीब है। इसके अंदर काफ़ी जगहें हैं देखने वाली, 2 से 3 किले हैं अंदर और वाटरफॉल्स हैं। हम कितनी देर में कराची से वहाँ पहुँच जाते हैं? अप्रॉक्स 4 घंटे लगेंगे आपको। बस आप सुबह सुबह फजर के टाइम निकल जाएं, उससे थोड़ा पहले निकल जाएं। वहाँ पे अगर आप जाते हैं एज ए फैमिली जाने की जगह है या बिल्कुल अकेले बिल्कुल जा सकते हैं, कोई ऐसा रिस्क रहने की कोई जगह है? रिहाइश वहाँ मिल जाती है, नॉट दैट काइंड ऑफ लग्जरी, लेकिन ये है कि मिल जाती है, गुजारा हो जाएगा रात का। राइट, एक रात रुक सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जो आप एक्सप्लोर करें। हाँ, व्हाट अबाउट सेफ्टी? सेफ्टी कंसर्न तो देखें पूरे पाकिस्तान में ही है ना। आई थिंक KPK वगैरह में इतना नहीं है। नहीं, हर जगह है। देखें कहीं पर भी आप जाएं, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि सेफ्टी कंसर्न है तो फिर तो आप कुछ भी क्योंकि आप तो कैमरा लेके ट्रैवल करते हैं ना। क्राइम तो न्यूयॉर्क में भी हो जाता है, तो ये है। तो आप सोचें ही ना, क्राइम तो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन बहुत देखें, चीज़ें एक्सप्लोर करने से ना आपको इन्हीं चीज़ों का अंदाज़ा होता है। मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, कुछ मेरे ऐसे दोस्त यार बने हैं सफ़र के दौरान जो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। आज भी सुहेल, हैदर, कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कि मैं अपनी सफ़र में मिले थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि उनका पैशन और आपका पैशन सेम होता है तो आप सेम पेज पे होते हो। फिर आप ज़िंदगी के जितने भी मशवरे करते हैं आप उनके साथ करते हैं, उनसे लेके करते हैं और वो बेहतर ही एडवाइस देते हैं कंपैरेटिवली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको लोग। वो तो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, सब अपने काम से काम रखे हुए। एक और बात आप जो कह रहे हैं ना सफ़र के फ्रेंड्स,
द फ्रेंड्स आई मेड थ्रू ट्रैवल। अच्छा, एक तो ट्रैवलिंग आप खुद एक बड़े अच्छे माइंडसेट के साथ होते हैं, दूसरा भी घूमने फिरने निकला हुआ है, तो सम ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड्स में या तो जहाज पे दोस्ती हुई Exactly. या कहीं ठहरने में दोस्ती हुई, किसी कॉन्फ्रेंस में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आज या तक एयरपोर्ट पे कोई लंबी फ्लाइट है तो I बस know, किसी I से know. बातचीत शुरू हो जाए। मैं भी, अब मेरे जहन में 3-4 ऐसे दोस्त हैं जो फ्लाइट पे ही बने Exactly. और वो कहीं और जा रहे थे, मैं कहीं और, लेकिन वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये सही बात है कि सफर उनके में और आपका जहन मिलता है ना, इसलिए तो आपकी दिमाग में मजबूरी की दोस्ती नहीं होती। मजबूरी की दोस्ती नहीं है, फायदे की दोस्ती नहीं है, इसलिए वो आपके साथ फिर अच्छा टाइम स्पेंड होता है। राइट, और वो भी क्योंकि घूमने जा रहे थे, आप भी घूमने जा रहे थे, नेक्स्ट ट्रैवल आप साथ प्लान कर लेते हैं। बहुत सारे, मैं आपको जो मिसाल दे रहा था, 2014 में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, सुहेल हैदर शाहिद फारूक से, और बस वो एक कश्मीर में जगह है कैरन, वहाँ पे रैंडमली हम नाश्ता साथ कर रहे थे। समहाउ कि हमने प्लान किया कि यार हम 4 लोग हैं, ये भी 4 लोग हैं, गाड़ी हमें बड़ी बुक करनी है जीप ऊपर जाने के लिए, तो हम मिल के कर लेते हैं। वो 30 मिनट का जो सफ़र था 2014 से आज हम 2024 में हैं, आज तक हर चीज़ का मशवरा उनके साथ, दोस्ती यारी। दे लिव इन सरगोदा, तो जब भी मेरा कोई ऐसा प्लान बनता है जो मेरे कराची के दोस्त ज्वाइन नहीं कर रहे होते, मैं इन्हें कॉल करता हूँ, मैं इस्लामाबाद फ्लाई करता हूँ, ये सरगोदा से वहाँ आ जाते हैं और फिर ऑनवर्ड्स हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, कोई अगर ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? क्या उसके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए? पहला तो पैशन तो ज़रूरी है अच्छा, ना। पैसा बहुत ज़्यादा लगता है ट्रैवल व्लॉगिंग में? पैसा देखें, डिपेंड करता है किस टाइप की व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। मैं अगर आपको इनिशियली बताऊं तो जब पैसे नहीं होते थे मैं तब भी ट्रैवल कर रहा होता था। तब ये होता था कि इतने लग्जरी होटल्स में नहीं रुक रहा होता था, बहुत छोटी छोटी लिमिटेड चीज़ों के साथ मैं ट्रैवल कर लेता था, जैसे ट्रेन से सफ़र कर लिया, ये तो बाय एयर। फिर जब आपके पास पैसा आता रहता है तो ग्रेजुअली आप अपना लाइफस्टाइल भी एलिवेट करते रहते हैं। तो जब नहीं होता था तब ट्रेन से, लोकल बसेस से मैं सफ़र कर रहा होता था और इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ट्रैवलिंग के अंदर आपका पैशन ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली कि पैसे के। और जैसे कि आपने बात की व्लॉगिंग के हवाले से, तो आजकल तो मोबाइल इतने अच्छे आ गए हैं कि आपके पास सिर्फ मोबाइल भी हो तो वही काफ़ी है, उसी के ऊपर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं वीडियोस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लान करते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग को? देखिए, मेरे हिसाब से मेरा अपना ये मानना है कि इंटरनेशनल ट्रैवल तो आप प्लान कर सकते हैं। पैकिंग से लेके होटल बुकिंग, वो हर चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी होती है। देखिए, हाउ डज इट वर्क? प्लानिंग तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब अगर आप कहीं पे भी पहले तो डिटेल निकालेंगे, आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर आपने जो एंजॉय करना है, कितना टाइम वहाँ लगेगा, कितना टाइम आपने वहाँ स्पेंड करना है, कितने टाइम में आप वहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके हिसाब से उसका वेदर देखें, वहाँ पर किस किस्म के आपको क्लॉथ्स रिक्वायर्ड हैं, उस हिसाब से आप पैकिंग करें। ऑफ कोर्स प्लानिंग लगती है इन सारी चीज़ों के अंदर। नहीं, मैं ये प्लानिंग के अलावा मैं कहती हूँ इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि आप पैकिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट रख रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो आगे लोग उसमें ट्रैवल करेंगे। तो जब लोगों को आप पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, किस किस्म के आपको कपड़े रखने पड़ते हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर शेयर करनी पड़ती है। सही है। अच्छा, अभी तो अपने का रानीकोट देखें, इसके अलावा कौन सी जगह है जो एक कराची आइट कम खर्च में घूम सकता है? इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर तो काफ़ी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, जैसे मड वोल्केनोज हैं, कुंड मलीर है, नानी माँ का मंदिर है, प्रिंसेस ऑफ होप है। नानी माँ का मंदिर क्या? ये हिंदुओं के लिए बड़ी एक मुकद्दस जगह है। वहाँ पर आप जाएं तो अगोर नदी है वहाँ पर, तो चीज़ें देखने वाली हैं वहाँ पर। वहाँ सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन? वहाँ एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है। बिल्कुल सिक्योर्ड है। और वो जैसे आपको फैमिली के साथ आप निकले हैं तो क्या आप मुख्तलिफ स्पॉट देखते हुए किसी होटल जाएं, क्या करें? नहीं, कुंड मलीर वगैरह आप बलूचिस्तान मगरान कोस्टल हाईवे के ऊपर जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एक दिन में हो जाएगा। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग फजर वगैरह में निकलते हैं या लेट इन द नाइट निकलते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है सनराइज़ आप वहाँ कुंड मलीर पे एंजॉय कर लें, फिर वापसी में आप मड वोल्केनोज और यागोर नदी एक्सप्लोर करते बाद। अच्छा, अब पैसे हैं आपके पास और आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं बाकी पाकिस्तान, तो वो कौन सी जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं मगर आप बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं? इस वक्त तो मैं कहूँगा कि हरमोश वैली को ज़रा एक्सप्लोर किया जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर वैली के करीब है। अस्तोर के नाम तो काफ़ी हमने सुने होंगे, लेकिन ये ज़रा अनएक्सप्लोर्ड जगह है। वहाँ पे कुतवाल लेक है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक जगह है। उसको मेरा प्लान है कि इस ईद पर मैं एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा, कोई एक मैसेज लास्ट में टुवर्ड्स द एंड अगर आप देना चाहें व्यूअर्स को? Anything you want to say? ट्रैवल करें बस जितना हो सके। And it makes memories, ना? Yes, exactly. हाँ, और वो दोस्त भी, memories भी, और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आना दोबारा ही। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वकार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और उम्मीद है कि जो जो आपके बकेट लिस्ट में जगह हैं वो सब आप एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला आपको इतना ताकत भी दे और पैसे भी दे कि आप सब एक्सप्लोर कर सकें।
तो जनाब, अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करें तो ट्रैवल करें। और वाकई कहते हैं कि जो है ट्रैवलिंग ना आपको अपने कुएं के मेंढक माइंडसेट से बाहर निकालती है, जो हम हर वक्त समझ रहे हैं कि हम बहुत बेहतरीन हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे तरीके बेहतरीन हैं। आप दुनिया को जब घूमते हैं, दुनिया में लोगों से मिलते हैं, तो आप अपनी हकीकत भी जानते हैं और अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। मैं आपसे एक ब्रेक के बाद मिलूंगी। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वो जो वेजिटेबल कोफ्ते हैं कहाँ तक पहुँचे। तो आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं मौजूद हूँ किचन में और इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बल्कि मैंने मसाला थोड़ा सा टेस्ट भी किया एंड इट्स वेरी वेरी नाइस। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ खड़े होकर खा रही हूँ तो नमक हलाली कर रही हूँ, इट्स एक्चुअली सो गुड। कोई तो बात होती है ना, कोई शेफ़ होता है किसी बड़े होटल में, वो भी हेड शेफ़ होता है, तो कुछ ना कुछ तो उसके हाथ में जायका होता है। तो जनाब आली, हम कहाँ तक पहुँच गए? वेजिटेबल कोफ्ते जो हम लोगों ने आधे तो फ्राई कर लिए हैं, 3 मैंने रखे हैं, ये मैं आपको डीप फ्राई कर दूँगा। ऑयल, हाँ, ऑयल चूल्हा चल रहा है हमारा। चल रहा है जी। ऑयल हमारा काफ़ी हीट है। इसको फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें हम चमचा नहीं चलाएंगे, चमचा नहीं चलाएंगे। नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं ये ढक्कन खोल लूँ तो ये मसाला हमारा तैयार है। तैयार है मसाला। इस मसाले में आपने इसको ब्लेंड कर लिया, ग्राइंड कर लिया इसको मैंने मसाले को। जो हमने क्या नाम है टमाटो डाला था और प्याज और सारे मसाले जो स्पाइसेस डाले थे उससे हमने, उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया। इसमें दही ऐड किया है मैंने। मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है। अच्छा, इसका तेल छूटने का हम इंतजार करेंगे? जी जी, सही है। अच्छा, कोफ्ते इस तरह फ्राई करेंगे कि टूटे नहीं? टूटे नहीं। और वो सारे फ्राइड कोफ्ते? ये फ्राइड कोफ्ते हैं। लाइट गोल्डन है, मतलब लाइट डार्क नहीं करना? नहीं। सही है, ठीक है। ये वाकई बड़ा मज़ेदार मसाला है। अच्छा, कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं, डायरेक्ट हम चमचा चलाते हैं तो चीज़ वो टूट जाती है। तो हमने हमेशा फोक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी कोई चीज़ टूटे नहीं। जैसे समोसे हो गए, कोई भी फ्राई आइटम आपका है, आप फोक की मदद से उसको, जब वो एक अपनी कंडीशन में आ जाए कि हाँ ये अब टूटने के काबिल नहीं है, तो फिर आप चमचा चला सकते हैं। यानी कि एक तरफ से पूरा सख्त हो जाए जी, फिर आप उसको दूसरी तरफ। इसलिए बहुत कांटे का फोक का इस्तेमाल करें। फोर्क का इस्तेमाल करें, हाँ, कांटे का इस्तेमाल करें। सही है, गुड गुड गुड। अच्छा हाँ, ये आप कह रही थी अलग अलग होगा ये। इसमें हम प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें टिशू दूँ आपको? टिशू है आपके पास? अच्छा, ऐसी जगह रख दें जहाँ पे हम, हाँ अभी पहले ही हो जाएगा ना, जिस वक्त हम प्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कैमरा में दिखाएंगे। ओके, सही है। सही है। ये नमक हटा दूँ अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो? आप ऐसा कीजिए, ये जो है इसको हम इधर करते हैं ताकि ये कैमरा में आए। और इसके ऊपर हम सॉस की तरह हम ऊपर से ग्रेवी डालेंगे। अंदर करेंगे तो ये टूट जाएंगे। सही है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो रही है। और एंड में हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप बता रही थी उससे, किससे? क्रीम से और हरा धनिया, हरी मिर्च, हाँ, ऊपर से गार्निश करेंगे। आपने एक वो वहाँ क्यों छोड़ा? कहाँ? वो इसलिए कि जगह नहीं है। ओके, सही है, जगह नहीं है। तो इस ग्रेवी हमारे तो पास अभी भी हम फौरन कर सकते हैं ग्रेवी से। बस आप ये फ्राई करके निकाल फ्राई करके बस निकालूं, बस ग्रेवी डलेगी इसके ऊपर। मैं आपको डीप ये वाला दूं चमचा ग्रेवी के लिए? जी, ये वाला मुझे चाहिए। आर वी डन? अब चमचा आप चला सकते हैं इजीली। देखें टूटेंगे नहीं, ये देखें बिल्कुल। राइट, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। देखिए कुछ भी कर लेंगे आप। हाँ। अब स्टार्टिंग में अगर आप लोग चमचा चलाना शुरू कर देंगे तो ये बिखर जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, अगर थोड़ी सी बोनलेस चिकन बॉईल करके, हाँ, वो भी डाल सकती करके हैं। डाल दें? इसमें मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। आप इसमें कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, पीस भी यूज़ कर सकते हैं, मटर बॉईल करके वो भी डाल सकते हैं आप लोग इसमें, और चिकन भी डाल सकते हैं आप लोग। वही बात है, जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। एक ही कॉस्ट के हिसाब से मैंने बताया कि बाज़ लोगों के पास नहीं होता इतना, तो इस तरह करके भी। लेकिन अगर आपके बच्चे चिकन वगैरह पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चिकन श्रेड करके डाल सकते हैं। ठीक है, गुड। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूं सॉस का? जी, ये सॉस भी रेडी हो गई है बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये आप ले लीजिए, बंद कर दें इसका चूल्हा। और बस अब हम ऑयल थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम। मैं ऑयल यही वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पका हुआ ऑयल है ये। इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प कराऊं? जी करें, क्रम्स नहीं जाए।
जिस हद तक एहतियात हो सकती थी उतनी, क्या हल्का सा इसमें डाल दो। डाल दे सारे डाल दे। सही है? और दूँ? हाँ, देखा सही है। एक आप रहने 2-4 काम में एक्सपर्ट अंदाजा करें। बस हैप्पी और डालें ताकि थोड़ी क्योंकि शक्ल मैंने अच्छी कहा नजर आए। छन्नी ढूंढने बेहतर है मैं अपनी कोई ट्रिक इस्तेमाल खदमात कर लें। आपको पेश कर दूं। ये बताइए कि वैसे तो आज थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम का टाइमिंग्स आउट हो गई आगे पीछे, लेकिन आपका हमारे साथ कैसा रहा बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ काम करके। चलें, आपके हो गए पैसे पूरे, इतना ही बोलना था आपने। इसको वहाँ दूँ? और दें इसमें तो ऑयल। ये वो हो गया, हो गया। ये वो हो गया। ओके ओके ओके। ये बस ऐसा करते हैं, बस करते हैं। बाकी ऑयल हम उसमें डालते रहेंगे आफ्टर द शो फिनिश। ओके ओके। मैं वहाँ ले आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वहीं रखिए, मैं आपको अभी सारी सेटिंग करके दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको वहाँ रखते हैं, बस जी। अभी इसमें डालेंगे इस तरह करके। अच्छा, ये इस तरह से सही है। इसके ऊपर आप क्रीम भी डालेंगी और हरा धनिया, हरी मिर्च भी डालेंगी, ठीक है। ये जो कोफ्ते हैं, ये वो वाले बच्चे जो कि सब्जी नहीं खाते हैं उनको भी आप धोखा देके खिला सकते हैं। कोई भी अच्छी अब मुझे लगता है सारी बात रेसिपीज़ की होती है। रेसिपीज़ की होती है। आ जाएंगे इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग कुफ्ते थोड़े से। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि ये मसाले में नहीं डालना है? नहीं नहीं, मसाले में जाएंगे देखें टूट जाएंगे ये ग्रेवी में। ये बिल्कुल इजी है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको ऐसे कर दूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए निकालना। बस काफ़ी है। सही है? वो कौन सी डिशेस हैं जिन पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये तो मैं बेहतरीन बनाती हूँ? जो भी बनता अच्छा ही बन जाता वाह वाह वाह, ये होना चाहिए बस। कॉन्फिडेंस। नहीं, यकीनन लोग तारीफ करते होंगे ना, इसलिए आपको ये यकीन है कि जो मैं बना रही हूँ अच्छा बना रही हूँ। ये घर में मैंने ट्राई किए थे, बहुत पसंद आए थे इन लोगों को। ये बच्चों रेसिपी को। आपने एट वर्क सीखी थी या खुद की बनाई हुई? खुद की बनाई हुई। अच्छा, इन्वेंटेड रेसिपी। जी। एक मिनट ऐसा रखें हम इसको, और ये हटा रही हूँ मैं। देखें अब ये थोड़ा ये नीड होगा टिश्यू पेपर से। क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए। पेपर चाहिए। बने ये बहुत चटपटे से। हाँ, चटपटे तो मुझे एहसास हो गया कि ये होंगे। इसके ऊपर आप इसकी डेकोरेशन कर लें और फिर ये मुझे दे दें। बस आज हमारा खाना रेडी। नान मंगवा लें इसके साथ। ओह वाह, वेरी नाइस। तो जनाब आली, हमारे वेजिटेबल कोफ्ते तैयार हैं। नज़र आ रहे हैं? सही है? ओके, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। आप आई, आपने वक्त निकाला और आपने इतने मज़ेदार कोफ्ते, जो कि यकीनन बहुत मज़ेदार होंगे, मुझे लग रहा है इसकी शक्ल से और खुशबू से। खुशबू भी इसकी बड़ी मज़ेदार है एंड इट्स वेरी सिंपल। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत आपके किचन में हर चीज़ मिलेगी और घर में हर चीज़ अवेलेबल है। आई नो। तो थैंक यू। और फिर हम इंशाल्लाह आपको कभी और ज़रूर तकलीफ देंगे और फिर कुछ और मज़ेदार सा बनवाएंगे। मैं तो कहती हूँ झटपट, वो जो आप कह रही ना 15 मिनट वाली बिरयानी, वो सिखा दे, वो सिखा देंगे कैसे बनती है। ओके, थैंक यू। हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।